नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर। मैं हूं सुशील बहुगुणा। साल 2025 हमारे लिए किन मायनों में बेहतर साबित होगा, यह हर कोई जानना चाहता है। तो आज बात करते हैं पॉजिटिव 25 में ऐसी ही खबरों की। सबसे पहले बात भारत की अर्थव्यवस्था की, जो इस समय दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2025 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रही है। दुनिया के कई अर्थशास्त्रियों के मुताबिक जापान की अर्थव्यवस्था ठहराव के दौर से गुजर रही है। उसकी मुद्रा येन लगातार कमजोर बनी हुई है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के बड़े देशों में सबसे तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में पूरी संभावना है कि 2025 के अंत तक भारत जीडीपी के मामले में जापान को पीछे छोड़ देगा। वैसे भी अगर परचेजिंग पावर पैरिटी के लिहाज से देखें तो भारत पहले ही जापान और जर्मनी से आगे है और चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है। हालांकि पर कैपिटा जीडीपी के मामले में भारत में भी काफी सुधार की जरूरत है और वो दुनिया में 194 अर्थव्यवस्थाओं में 149वें स्थान पर है। नौकरी पेशा लोगों ईपीएफओ यानी कर्मचारी प्रोविडेंट फंड से जुड़े नियमों में कई बदलाव होने जा रहे हैं। नए साल में ईपीएफओ के आईटी ढांचे में बड़े सुधार हो रहे हैं, जिसके बाद ईपीएफओ के खाता धारक अपने क्लेम्स का सेटलमेंट सीधे ई वॉलेट के जरिए कर सकेंगे। ईपीएफओ खाता धारक क्लेम के सेटलमेंट के बाद अपने पीएफ में जमा राशि को सीधे एटीएम से निकाल पाएंगे। इसके लिए उन्हें अलग से कार्ड दिए जाएंगे। क्लेम सेटलमेंट में आमतौर पर 7 से 10 दिन लगते हैं और इसके बाद पैसा सीधे ईपीएफओ खाता धारक के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस सबसे देश में करीब 8 करोड़ ईपीएफओ खाता धारकों को फायदा होगा। इसके अलावा 1 जनवरी से कर्मचारी पेंशन स्कीम के करीब 80 लाख सदस्य अपनी पेंशन देश के किसी भी बैंक की शाखा से निकाल सकेंगे। 2025 में एक अच्छी खबर देश में 40 करोड़ से अधिक फीचर फोन इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए है, जो बिना इंटरनेट सुविधा के पेमेंट के लिए यूपीआई 123 पे सेवा का इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि हम स्मार्टफोन नहीं बल्कि फीचर फोन की बात कर रहे हैं। स्मार्टफोन से ठीक पहले वाले फोन जिनका स्क्रीन छोटा होता है और जिनमें फिजिकल कीपैड होते हैं। रिजर्व बैंक ने फीचर फोन आधारित पेमेंट के लिए ही यूपीआई 123 पे सेवा शुरू की है। इसके तहत पैसा ट्रांसफर करने की लिमिट 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है। 1 जनवरी से इस सुविधा का लाभ मिल रहा है। इसके अलावा यूपीआई लाइट के तहत पैसा ट्रांसफर करने की लिमिट 500 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दी गई है। इससे खास तौर पर निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों के बुजुर्गों और ग्रामीणों को फायदा होगा, जिनके पास आज भी डिजिटल पेमेंट की सुविधाएं सीमित हैं। 1 जनवरी से ही रिजर्व बैंक की ओर से किसानों के लिए भी अच्छी खबर है। कृषि उत्पादन बढ़ाने और वित्तीय स्थिरता लाने के लिए रिजर्व बैंक ने कृषि फाइनेंसिंग में बड़ा बदलाव किया है। किसानों को अब 2 लाख तक के अनसिक्योर्ड लोन मिल सकते हैं, यानी ऐसे कर्ज जिनके लिए बैंक में गारंटी के तौर पर कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है। पहले यह सीमा 1,60,000 रुपए थी। इससे सीमांत किसानों को खेती में काफी मदद मिलेगी। एक जनवरी से रिजर्व बैंक द्वारा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों यानी एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों यानी एचएफसी में फिक्स डिपॉजिट रखने की नई गाइडलाइंस भी लागू हो रही हैं। 10,000 रुपए तक के फिक्स डिपॉजिट को जमा करने के 3 महीने के अंदर बिना ब्याज के पूरी तरह निकाला जा सकेगा। बड़े फिक्स डिपॉजिट को जमा करने के 3 महीने के अंदर मूलधन का 50% या 5 लाख रुपए जो भी कम हो उतना निकालने की इजाजत होगी। गंभीर बीमारी के मामले में खाताधारक पूरा मूलधन बिना ब्याज के निकाल सकेंगे, चाहे फिक्स डिपॉजिट की अवधि कुछ भी हो। साल 2025 खेती के लिहाज से भारत के लिए शानदार रहने की उम्मीद है। अच्छे मॉनसून की वजह से इस दौरान देश में खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन होने की उम्मीद की जा रही है। जून 2025 में खत्म होने वाले 2024-25 के फसल वर्ष में खरीफ की फसल का रिकॉर्ड 16.47 करोड़ टन उत्पादन हुआ है। हालांकि मौसम के मिजाज का ठीक से अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फिर भी सर्दियों में होने वाली रबी की फसल पिछले साल से बेहतर होने की उम्मीद है। उसका रकबा बढ़ा है। 2024-25 में कृषि क्षेत्र में विकास दर 3.5 से 4% के बीच रहने की उम्मीद है। देश में तेजी से बिछते सड़कों के जाल का नए साल में और विस्तार होने जा रहा है। 2025 में कई नए एक्सप्रेसवे पूरे हो जाएंगे। 2019 में बनना शुरू हुआ देश का सबसे लंबा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 2025 के अंत तक पूरा होने की संभावना है। करीब 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से बन रहे 1386 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद
दिल्ली से मुंबई की यात्रा 12 घंटे में संभव हो जाएगी। 7 राज्यों से गुजरने वाले 8 लेन के इस एक्सप्रेसवे का 82% काम अक्टूबर 2024 तक पूरा हो चुका था। 1386 में से 630 किलोमीटर एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक अलग अलग चरणों में पहले ही शुरू हो चुका है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे भी फरवरी तक पूरा होने की संभावना है। 210 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और देहरादून के बीच की दूरी 2 से ढाई घंटे में तय की जा सकेगी। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से शुरू होने वाला ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के बागपत, शामली, सहारनपुर होकर उत्तराखंड में देहरादून पहुंचेगा। इस एक्सप्रेसवे पर राजाजी नेशनल पार्क और देहरादून के बीच 20 किलोमीटर का एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी बन रहा है, जो जंगल के बीच से गुजरने वाला एशिया का सबसे लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर होगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से जोड़ने वाला बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे भी अगस्त 2025 तक पूरा हो जाएगा। 260 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे जो है, इससे बेंगलुरु और चेन्नई के बीच की सड़क की दूरी 6 घंटे से घटकर 3 घंटे रह जाएगी। ये एक्सप्रेसवे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से होकर गुजर रहा है। ये दक्षिण भारत का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, यानी ऐसा एक्सप्रेसवे जो पूरी तरह से नया बन रहा है और जिस रास्ते पर पहले सड़कें नहीं थी। मोदी सरकार 4.5 लाख करोड़ रुपए की लागत से देश में ऐसे 10,000 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे भी जनवरी में होने वाले महाकुंभ से पहले पूरा हो जाने की उम्मीद है। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे 12 जिलों से गुजरता है। गंगा एक्सप्रेसवे के पूरा होने से दिल्ली से प्रयागराज सड़क के रास्ते 7 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। गंगा एक्सप्रेसवे को बीच में कई जगह बाकी एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए लिंक रोड्स भी बनाई जा रही हैं। कश्मीर घाटी को बाकी देश के साथ रेल लिंक से जोड़ते ही साल 2025 में भारतीय रेलवे एक और ऐतिहासिक मील का पत्थर पार कर लेगी। इस अहम प्रोजेक्ट के आखिरी हिस्से उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक पर ट्रैक बिछाने का काम पूरा हो चुका है। जनवरी में इस रूट पर दिल्ली से श्रीनगर को जोड़ने वाली रेल सेवा शुरू हो जाएगी। ये दुनिया के सबसे खूबसूरत रेल मार्गों में से एक होगा, जो 38 सुरंगों से गुजरेगा। करीब 700 किलोमीटर लंबे इस रेल मार्ग पर दुनिया का सबसे लंबा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज भी बनाया गया है, जो सबसे ऊंचा रेलवे पुल है दुनिया का। इस रूट की खूबसूरती और रोमांच को ये और भी ज्यादा बढ़ाता है। दिल्ली के सराय काले खां को मेरठ के मोदीपुरम से जोड़ने वाला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS भी नए साल में पूरा हो जाएगा। इस रूट पर चलने वाली अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त ट्रेनों को नमो भारत नाम दिया गया है, जिनमें CCTV मॉनिटरिंग, इमरजेंसी कम्युनिकेशन सुविधाएं, ऑनबोर्ड वाईफाई और फायर डिटेक्शन सिस्टम शामिल हैं। 82 किलोमीटर लंबा ये पूरा का पूरा RRTS कॉरिडोर है, जो दिल्ली और मेरठ को जोड़ेगा। इससे दिल्ली और मेरठ का सफर 1 घंटे में पूरा हो जाएगा। नए साल में 2 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शुरू होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगभग पूरा हो चुका है और इस पर टेस्ट फ्लाइट भी उतर चुकी है। करीब 30,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस एयरपोर्ट के पहले चरण के 17 अप्रैल से ऑपरेशनल होने की संभावना है। पहले चरण में इस एयरपोर्ट से करीब 1.25 करोड़ यात्री सालाना उड़ान भर सकेंगे और उतर सकेंगे। 4 चरणों में बनने वाले इस एयरपोर्ट में कुल 6 रनवे होंगे और पूरा बन जाने के बाद ये भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, जिसकी सालाना क्षमता 7 करोड़ यात्रियों की होगी। 17 अप्रैल को ही नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होने की भी संभावना है। इस एयरपोर्ट पर भी टेस्ट फ्लाइट उतर चुकी हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ही तरह यह भी एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसके सभी चरणों के पूरा हो जाने के बाद इसकी सालाना क्षमता 6 करोड़ यात्रियों की होगी। इसके अलावा 15 लाख टन कार्गो सालाना यहां से ले जा सकेगा। पहले चरण में सालाना 2 करोड़ यात्री इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर पाएंगे। इस एयरपोर्ट पर कुल लागत 18,000 करोड़ रुपए आने की संभावना है। तेरह जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आध्यात्मिक मेला महाकुंभ प्रयागराज में शुरू हो रहा है। अप्रैल तक चलने वाले महाकुंभ में देश और दुनिया भर से 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है।
सरकारें बेहतर होती हैं तो जनता का भी ज्यादा भला होता है और पॉजिटिविटी भी बढ़ती है। साल 2025 सरकार चुनने के लिहाज से लेकिन थोड़ा कम व्यस्त साल है। इस साल सिर्फ 2 विधानसभा चुनाव होने हैं, फरवरी में दिल्ली विधानसभा और अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा के चुनाव। साल 2025 में भारत अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाने जा रहा है। इसरो द्वारा PSLV C-60 से छोड़े गए स्पेडएक्स A और स्पेडएक्स B यान अंतरिक्ष में अपनी कक्षा में स्थापित हो चुके हैं और अगले कुछ दिनों में दोनों को आपस में जोड़ने से जुड़े डॉकिंग एक्सपेरिमेंट की कामयाबी के साथ ही भारत दुनिया के उस इलीट क्लब में शामिल हो जाएगा जिसमें अभी सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन शामिल हैं। दो 2025 के जनवरी महीने में ही इसरो का एक और नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। इसरो जनवरी में अपने 100वें मिशन को लॉन्च करेगा। इसके तहत GSLV रॉकेट के जरिए भारतीय सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम तैयार करने के लिए NVS-02 मिशन लॉन्च किया जाएगा। वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद देखेंगे दुनिया भर में 2025 में क्या बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। NDTV एक्सप्लेनर में हम बात कर रहे हैं साल 2025 से 25 उम्मीदों की, यानी पॉजिटिव 25। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसी भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर के धरती पर लौटने का इंतजार मार्च महीने में खत्म हो जाएगा। दोनों ही अंतरिक्ष यात्री 5 जून 2024 से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फंसे हुए हैं। साल 2025 में दुनिया में एक बड़ा बदलाव होगा जिस पर सबकी निगाह रहेगी। वो है अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका की सत्ता अपने हाथ में लेना। चुनाव में शानदार जीत के साथ ही ट्रंप 4 साल बाद 20 जनवरी को दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। उनके सत्ता में आने के बाद से न सिर्फ अमेरिका में ही बदलाव होगा बल्कि पूरी दुनिया कई तरह से उनके फैसलों से प्रभावित होगी। दुनिया में हर साल करीब 10 लाख लोगों की जान लेने वाली बीमारी कैंसर के मुकम्मल इलाज का इंतजार 2025 में भी बना रहेगा, लेकिन इस साल कैंसर के इलाज में कई बड़ी कामयाबियां मिलने जा रही हैं। अमेरिका की FDA 2025 में कैंसर की एक वैक्सीन को मंजूरी देने जा रही है। मरीजों की व्यक्तिगत शारीरिक ज़रूरतों के हिसाब से ये वैक्सीन तैयार होगी। इसके कैंसर से निपटने के लिए प्रोटोन थेरेपी, प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी और कई नई दवाएं भी तैयार होने की उम्मीद है। साल 2025 नई उभरती टेक्नोलॉजीज के लिहाज से काफ़ी अहम रहेगा। ऐसे समय जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पैर पसार लिए हैं तो उसका विस्तार नए आसमानों की ओर होना तय है। हर कंपनी अब ये समझ चुकी है कि AI और जनरेटिव AI के बिना भविष्य नहीं है। ओपन AI और गूगल जैसी कंपनियों ने जनरेटिव AI की सीमाओं को पीछे धकेल दिया है। इस सब के बीच चिंता ये भी है कि AI अगर अपनी खुद की समझ से सारा काम करना शुरू कर देगा तो हो सकता है कि कभी हम उस पर नियंत्रण खो दें और वो हम पर हावी हो जाए। इसे लेकर दुनिया में कई IT विशेषज्ञ और अन्य विद्वानों ने चेतावनियां भी दी हैं और अब नए साल 2025 में उम्मीद है कि इसे लेकर कुछ नए पॉजिटिव कदम होंगे ताकि AI पर इंसान की लगाम खत्म ना हो। आधुनिकतम तकनीक के लिहाज से नया साल क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में भी अहम होगा। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो क्वांटम मैकेनिक्स के इस्तेमाल से बहुत ही जटिल समस्याओं या गणनाओं को पल भर में हल कर सकता है, जिन्हें हल करना पारंपरिक कंप्यूटरों के लिए मुश्किल और असंभव होता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी घोषित किया है। साल 2025 बायोटेक्नोलॉजी के लिहाज से भी एक बड़ा साल होने जा रहा है, जिससे स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण की बेहतरी के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित होंगे। क्रिस्पर आधारित जीन एडिटिंग जैसी टेक्नोलॉजी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सिस्टिक फाइब्रोसिस और सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारियों के इलाज में काफ़ी खास साबित होगी। ऐसी तकनीक से कैंसर के इलाज के भी ज़्यादा प्रभावी तरीके विकसित हो रहे हैं।
क्लाइमेट चेंज दुनिया के लिए लगातार चुनौती बना हुआ है। साल 2024 आज तक का सबसे गर्म साल साबित हुआ है, जब तापमान में बढ़ोतरी पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री की सीमा को पार कर गई। दुनिया में बेमौसमी बदलाव बड़े पैमाने पर महसूस हुए, जिनसे करोड़ों लोग प्रभावित हुए। इस ट्रेंड के साल 2025 में बने रहने की आशंका है, लेकिन इस सब के बीच AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और बायोटेक्नोलॉजी जैसे रिसर्च के आधुनिकतम क्षेत्रों की मदद से नई टेक्नोलॉजी विकसित होने की उम्मीद है, जिससे क्लाइमेट चेंज से निपटा जा सकता है। ग्रीन एनर्जी के उत्पादन और कम ऊर्जा खर्च को बढ़ावा देने में ये टेक्नोलॉजी अहम होंगी। तो एनडीटीवी एक्सप्लेनर में आज इतना ही। मिलते हैं नए साल 2025 में। आप सबके लिए नया साल बहुत शुभ हो। नमस्कार।